बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है। सबसे मुश्किल काम है एक बिजनेस को स्केल करना, उसको एक्सपैंड करना अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज, और फिर उसको कामयाब बनाना। आज हम सीखेंगे कि ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या हैं और स्केलिंग क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच। मैंने 15 साल टॉप मल्टीनेशनल्स में एज एन एंटरप्रेन्योर काम किया है, और मैं साथ साथ 60 स्टार्टअप्स को अपवर्क पे गाइड कर चुका हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ। स्टूडेंट्स के बिजनेसेस को देखना, उनको गाइड करना मेरा पैशन है, प्रोफेशन के साथ साथ। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि स्टार्टअप ग्रोथ है क्या चीज़, डिफरेंशिएट कर सकें ग्रोथ और स्केलिंग क्या है, और स्केलिंग के स्ट्रेटजीज को हम अप्लाई करें। अच्छा, जितने भी लोग हैं, चाहे बेशक उनका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो बिजनेस के मालिक हैं, ये लेक्चर की जो पूरी सीरीज है उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंदगी में कभी भी उनका इन्वेस्टर से वास्ता पड़ जाए, एंजल इन्वेस्टर हो, चाहे वेंचर कैपिटलिस्ट हो, उन चाहे बैंक्स हों, ये कंसेप्ट का जानना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की चीजें जानना, इस पूरी सीरीज को फॉलो करना सबके लिए जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज ग्रोथ इन स्टार्टअप्स। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीजिंग रेवेन्यू, कस्टमर्स और मार्केट प्रेजेंस। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो टेक वाला हो चाहे ट्रेडिशनल हो, अगर उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं और उसका मार्केट का प्रेजेंस बढ़ रहा है, तो वो उसकी ग्रोथ है। ग्रोथ वर्सेस स्केलिंग, लोग दोनों को कंफ्यूज करते हैं। ग्रोथ जो है ना, वो ये है कि रिसोर्सेज ग्रो विद रेवेन्यू। जैसे 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 आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपके रिसोर्सेज बढ़े, इसको ग्रोथ कहते हैं। लेकिन स्केलिंग ये होता है रेवेन्यू ग्रोज फास्टर देन द रिसोर्सेज। जब आपका रेवेन्यू आपके रिसोर्सेज से ज्यादा बढ़ना शुरू कर दे, जब आपका प्रॉफिट, जो नेट इनकम है, वो बढ़ना शुरू कर दे, इसको स्केलिंग कहते हैं। सो व्हाई स्केलिंग मैटर्स? स्केलिंग मैटर इसलिए करता है कि आप इससे प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करते हैं, आप मार्केट के लीडर बनते हैं, और आप इन्वेस्टर्स की अट्रैक्शन बनते हैं। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी जहां हाई होता है, ऑब्वियसली मार्केट में आपके पास पैसा आता है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं, अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं, और इन्वेस्टर्स आप पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो भी मार्केट का लीडर होता है, उसका उस मार्केट में सर्वाइव करने का और नई टेक्नोलॉजी को लाकर उसको ऑप्ट करने का, कामयाब बनाने का उसका चांस ज़्यादा होता है। सो अगर हम देखें स्टेजेस ऑफ अ स्टार्टअप ग्रोथ, वो कैसे होते हैं, बहुत सिंपल है कि स्टार्टअप आप स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ आता है, एक्सपैंड करता है, फिर वो मेच्योरिटी पे आता है। तो ये टोटल 4 स्टेजेस हैं किसी भी स्टार्टअप के। कॉमन ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती है स्टार्टअप की? सबसे पहली चीज ये होती है मार्केट पेनिट्रेशन। वो ये है कि मार्केट में ना हम ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को लें। डिपेंड करता है आपका क्या प्रोडक्ट है। अगर आप बिजनेस टू कस्टमर में जा रहे हैं, तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आपकी चीज को यूज करे। एक दफा आपकी मार्केट में आप गए, तो फिर आप मार्केट को डेवलप करें। मार्केट डेवलपमेंट आपका जो है ना, कोर होना चाहिए कि अच्छा, जैसे आईफोन का आप ये देख लीजिएगा, जैसे मोबाइल फोन्स हैं, उनके गिर्द एक पूरी मार्केट बनी हुई है। वो सिर्फ आईफोन नहीं है, उनके साथ आप एक डिजिटल इकोसिस्टम है, सब्सक्रिप्शंस है इसमें। आप देख लीजिएगा प्ले स्टोर में हजारों करोड़ों की जो है ना डिफरेंट ऐप्स आती हैं, तो वो फिर एक मार्केट पूरी बन गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करना है, खुद की आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। और आखिर में आप डाइवर्सिफिकेशन पे जा सकते हैं, आप मल्टीपल स्ट्रीम्स पे जा सकते हैं, जैसे कंपनीज करती हैं। जो जो वो कामयाब होती हैं, पता चले जी हमारा नाम है, उसके साथ साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स को वो इंट्रोड्यूस करें। जैसे वॉचेस आपने इंट्रोड्यूस करें, अगर आप मोबाइल फोन के डोमेन में हैं, आप अगर जो है ना उसमें ई कॉमर्स के डोमेन में है, पहले सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म था, अब आप अपनी चीजें बनाना भी शुरू कर दें, आप अपने वेयर हाउसेज बनाना शुरू कर दें, तो डाइवर्सिफिकेशन करना कंपनीज शुरू करती हैं। ये कॉमन ग्रोथ स्ट्रेटजीज होती हैं स्टार्टअप्स के लिए। अच्छा, हमारे लिए ना जो एनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स होता है, वो बड़ा ही ज्यादा यूज होता है, एंटरप्रेन्योर्स को यूज करते हैं। उसका फोकस है मार्केट पेनिट्रेशन पे, मार्केट डेवलपमेंट पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, और डाइवर्सिफिकेशन पे। कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी एक ऐसी चीज है जो हर स्टार्टअप चाहता है। उसकी रीजन है, हमारे पास एक टर्म होता है, हम स्टार्टअप में यूज करते हैं, वो है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कोई भी कस्टमर पे जब आप पहुंचते हैं, आपने उसके खर्चा किया होता है, मार्केटिंग का खर्चा किया होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया होता है। तो पहली दफा जब एक कस्टमर आपके पास आता है, तो उस पे चांसेस आर कि जब वो आपसे चीज खरीदता है, तो आपने इतना मार्केटिंग का उस पर खर्चा किया होता है, सम केसेस में आपने प्रॉफिट कम कमाया होता है, ठीक है ना, पहली परचेज पे। जब वो कस्टमर दूसरी परचेज करता है ना, या तीसरी परचेज करता है, या पांचवी परचेज करता है, तब जाके आपकी जो कस्टमर रिटेंशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाता है। तो जो रिपीट कस्टमर होता है, हर दफा उस पे कस्टमर एक्विजिशन का कॉस्ट नहीं लगता। जो लॉयल कस्टमर होता है, बार बार आपको रेवेन्यू दे रहा होता है, और उसका जो लाइफ टाइम वैल्यू होता है, वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से ज्यादा होता है। कस्टमर, ये कोर स्ट्रेटजी होती है, हर कंपनी के पास आनी चाहिए। वो ये है कि CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जितना वो आपको रेवेन्यू दे रहा हो, वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर होना चाहिए कस्टमर
एक्विजिशन कॉस्ट है, यानी जितने में आप वो कस्टमर एक्वायर करते हैं, मार्केटिंग का खर्चा लेकर, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे देकर, उससे हमेशा आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह भी स्टार्टअप इंट्रोड्यूस करते हैं, और ग्रोथ इसके बगैर हो ही नहीं सकती जब तक आपके रिपीटेड कस्टमर्स नहीं होते। इस वजह से मैं स्ट्रीट पे ज्यादा टाइम गुजार रहा हूँ। तब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर टाइम नया कस्टमर ढूंढने चले जाए। हर टाइम नया कस्टमर ढूंढने जाएंगे, हर फिर तो आपके लिए कोई स्ट्रगल है, वो रुकता ही नहीं है। एस्टैब्लिश्ड ब्रांड जब उनके पास रिपीटेड कस्टमर्स आ जाते हैं, फिर वो उनसे पूछते हैं और आपको क्या प्रॉब्लम आते हैं, वहीं से डाइवर्सिफिकेशन होती है, वहीं से मार्केट डेवलपमेंट होती है, वहीं से प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। सो अच्छा, यूं ही आपका जो है ना यूजर बढ़ता जाएगा, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। कैसे? आपके लोगों का एक नेटवर्क बनता जाएगा। अब आप ये देख लीजिएगा कि जो पुरानी कंपनीज होती थी जैसे टेलीकॉम, उनके कॉल सेंटर, हेल्पलाइन कितना खर्चा करते थे। लेकिन गूगल, amazon, एप्पल, उनकी कोई हेल्पलाइन नहीं है। लोगों ने अपनी कम्युनिटीज खुद ही बना ली। लोग एक दूसरे को गाइड करते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स हैं जहाँ एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, और कंपनी के बिहाफ पे लोग काम कर रहे हैं, ब्रांड्स को लोग सर्व करें। तो वजह ये है, इनका नेटवर्क बहुत एक्सपैंड हो गया है, नेटवर्क वैल्यू इंक्रीज हो गया है, जैसे ही उनके यूजर्स इंक्रीज हो गए। ऑपरेशनल स्केलिंग भी कंपनीज करती हैं, जो प्रोडक्ट्स में लोग डील करते हैं। सिस्टम्स, प्रोसेसेस की ऑटोमेशन, ये तीन चीजें प्ले करती हैं ऑपरेशनल स्केलिंग के लिए। खास तौर पर आप देखिए, चाइना सामने आ रहा है, एशिया आ रहा है, वहां से यूरोप की कंपनीज आती हैं ताकि वो स्केलिंग कर सके। टीम स्केलिंग क्या होती है कि आपकी टीम हो हर जगह पे, हायरिंग करते हैं आप, इसमें लीडरशिप के आप लेयर्स बनाते हैं सो दैट आपकी ये इजीली रिप्लेसमेंट हो। एचआर में एक टर्म हम बहुत यूज करते हैं, हर एचआर के प्रोफेशनल को पता होना चाहिए, वो है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि टॉप का बंदा रिटायर हो गया, कुछ भी हो गया उसके साथ, अगला बंदा उसको रिप्लेस कर ले, ताकि कंपनी कभी भी ना रुके। कंपनी ह्यूमर्स के, टीम के डिपेंडेंट जरूर होती है, लेकिन वो टीम ऐसी हो कि एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि पूरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट हो। आप एचआर को क्या करें, स्केल करें, हायरिंग को, लीडरशिप के रोल्स को। फाइनेंशियल स्केलिंग ये होता है कि आप कंपनी का जो बर्नआउट है उसको मैनेज करें। कैश फ्लो आपका कंट्रोल होना चाहिए। कैश जो है ना, बिल्कुल हार्ट ब्लड की तरह है किसी भी कंपनी का। कैश आएगा, कैश जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है, फोरकास्टिंग है, मार्केट के एस्पेक्ट्स आपके बहुत कामयाब होने चाहिए। आपका प्रोडक्ट मार्केट में रुकना नहीं चाहिए। यही वजह है कि कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कंपनियां सेल लगाती हैं, चीजें सस्ती बेचती हैं, ताकि अगले कैश आ जाए, अगली चीज प्रोड्यूस हो, ना कि स्टॉक आपकी जो है ना पड़ी रहे। स्टॉक पड़ी रहने से क्या होता है, आप फाइनेंशियल स्केलिंग नहीं कर पाते। फाइनेंशियल स्केलिंग होता है, कैश फ्लो आपका कंट्रोल होता है। टेक्नोलॉजी की आप स्केलिंग करें, क्लाउड सिस्टम्स आजकल आ रहे हैं, ऑटोमेशन टूल्स आ रहे हैं। अगर आपका क्लाउड मेन एडवांटेज नहीं है, तो आप क्लाउड को आउटसोर्स कर दें, किसी और को कहें, ताकि आप अपने कोर चीज पे फोकस कर सकें। रिस्क ऑफ रैपिड स्केलिंग, ऑब्वियसली रैपिड स्केलिंग करनी चाहिए कंपनीज को, लेकिन इसका रिस्क जरूर होता है कि क्वालिटी हो सकता है डिक्लाइन हो जाए, कैश शॉर्टेजेस आपके पास हो जाए। अकॉर्डिंगली आप मैनेज करें जहां आपसे मैनेज होता है। मैट्रिक्स फॉर ग्रोथ, किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए हम ये देखते हैं, रेवेन्यू की ग्रोथ है, यूजर ग्रोथ है, चर्न रेट है। चर्न बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं खुद एग्जेक्टिव चर्न एंड लॉयल्टी के तौर पर, मेरी जो पहली जॉब थी वो एग्जेक्टिव चर्न एंड लॉयल्टी की थी। चर्न ये होता है कि जब आपका एक कस्टमर 90 डेज तक कोई एक्टिविटी नहीं करता, आपसे चीज खरीदता नहीं है, आपका डोरमेंट कस्टमर हो जाता है। पाकिस्तान में स्केलिंग अगर किसी भी बिजनेस की हमने करनी हो, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिट्स हैं, फंडिंग गैप्स है। तो अलबत्ता ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही हैं। अगर पाकिस्तान को देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होता जा रहा है, फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर रही हैं। जैसे पाकिस्तान में कंपनी था एयरलिफ्ट, यूएसए से फंडिंग ली है, चीता एक कंपनी है, फंडिंग ले रही है, लोग ग्रो कर रहे हैं। अगर हम देखें, उबर ग्लोबल स्केलिंग है, एक कंपनी है, वो एक जगह से जो है ना शुरू हुई और पूरे कंट्रीज में जाके एक्सपैंड हो गई। पाकिस्तान में दराज है, वो एक्सपैंड कर रही है। अमेजोन इंटरनेशनली एक्सपैंड कर रही है। स्केलिंग करते हुए ना कंपनी से जो कॉमन मिस्टेक होती है कि वो अभी उनका बार बार रिपीटेड कस्टमर बना नहीं होता, कि वो स्केलिंग करना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट की अथॉरिटी मार्केट में नहीं होती, स्केलिंग करना शुरू करती है। तो स्केलिंग आपने टू अर्ली नहीं करना। जब आप श्योर हों कि आपका ये एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, यहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा है, फिर आपने एक्सपैंड करना है। और आप कस्टमर की नब्ज पे हाथ रखें, लॉयल आपका यूजर बेस होना चाहिए। और कंपनीज जब स्केलिंग करते हैं, वो प्रोसेस को इग्नोर करते हैं। यकीन मानिए, आप एक कंसल्टेंट को हायर करें, अगर आप एक कंपनी है, ग्रो करें, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, स्केलिंग पे जाना चाहते हो, तो आप मुझसे लाजमी सर्विसेज लें। 60 प्लस स्टार्टअप्स को मैंने गाइड किया है। सो वो ऑब्वियसली यूएसए के कंटेक्स्ट में, यूके के कंटेक्स्ट में, पाकिस्तान में ये चीज़ कॉमन नहीं है। एक दो स्टार्टअप्स को पाकिस्तानियों को मैंने गाइड किया है, उनके पास इतनी फंडिंग भी नहीं होती, और वो प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते। रिजल्ट ये निकला कि खैर मैं तो उनके साथ नहीं चल सका, लेकिन उनकी कंपनी भी नहीं चल सकी। तो ये एक बहुत बड़ा कॉमन स्केलिंग का मिस्टेक है, पाकिस्तान में लोग करते हैं। स्मार्ट स्केल समरी जो हमारी वो ये है कि स्मार्ट स्केलिंग इंश्योर्स सस्टेनेबल ग्रोथ।
स्केलिंग आपकी स्मार्ट होनी चाहिए और आप अपनी कंपनी में ना खुद बंदा इमोशनल हो जाता है। किसी कंसल्टेंट को, एक्सटर्नल बंदे को, मेरे जैसे बंदे को लाज़मी आपने हायर करना है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता आपकी कंपनी चलती है, नहीं चलती और वो आपकी कंपनी के बेस पे वो ऑब्वियसली आप अगर मुझे एज़ अ कंसल्टेंट हायर करते हैं या किसी और को कंसल्टेंट हायर करते हैं, तो उसके लिए एक एडिशनल रेवेन्यू है बिज़नेस का। तो उसका मेन जो है ना ब्रेड एंड बटर नहीं है। तो वो आपको कोई भी बात कह सकते हैं जो आपको बुरी लग सकती है। अगर आप अपना ही कोई एम्प्लॉयी रखेंगे, वो आपको चांसेस आर आपको जो है ना आप सही तरीके से समझ नहीं पाएँगे स्केलिंग को। तो आपने स्मार्ट स्केलिंग करनी है, स्मार्ट ह्यूमन हायर करके ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। तो अब अगर अब आपको जो है ना बात ये लेक्चर समझ आई है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि एक स्टार्टअप को कब स्केल करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला वी विल बी स्टडीइंग रिस्क मैनेजमेंट एंड फेलियर हैंडलिंग फॉर द स्टार्टअप्स। थैंक यू।